हेलो गाइस, हम ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके 4 अध्याय का क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। ठीक है, यूनिट 4 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, ये आपके इग्नू के BHDE 106 या फिर EHD 06 कोड से हैं, जिनके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे 4 यूनिट के। तो उनको चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, हिंदी साहित्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, ये आपको बताना है। इसमें ये आप क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको करा रही हूँ, ये पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चन आंसर हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आप वीडियो को ध्यान से 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप अच्छे नंबरों में अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है आपको। यहाँ संक्षिप्त लिखा हुआ है पर ये आंसर इतना बड़ा है, आपको अगर डिटेल में भी आता है तो आप इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा का साहित्य अत्यधिक प्राचीन है। ठीक है, इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी का जो साहित्य है वो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा का साहित्य अत्यधिक प्राचीन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्यिक युग आदिकाल को माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो साहित्यिक युग है, इसे किसको माना जाता है? ये आदिकाल को माना जाता है। इस युग में हिंदी भाषा का साहित्य 2 अलग बोलियों में प्रकट हुआ है। ठीक है, इसमें जो हिंदी भाषा का साहित्य है वो 2 अलग अलग बोलियों में प्रकट किया गया है या फिर बताया गया है। ठीक है, तो 2 अलग अलग बोलियां क्या हो सकती हैं? एक तरफ राजस्थान की बोलियों में वीर गाथाओं का प्रणय हुआ है। ठीक है, एक तरफ तो राजस्थानी बोली में वीर गाथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, वीर गाथाएं लिखी गई हैं, वीर गाथाओं का प्रणय हुआ है। इन बोलियों को उस समय डिंगल भाषा कहा जाता था। ठीक है, जो राजस्थान की बोली थी, जो राजस्थान की बोलियों में वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उस बोली को उस समय क्या कहा जाता था? ये डिंगल भाषा कहा जाता था उस समय। तत्कालीन ब्रज को भाषा के विद्वान पिंगल का नाम देते थे और इसी तरह से जो ब्रज भाषा है उसे भी विद्वान पिंगल कहा करते थे। ठीक है, उसे जो विद्वान थे उन्होंने पिंगल भाषा का नाम दिया था। इस तरह डिंगल और पिंगल आदिकाल की मुख्य बोलियां थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह से जो डिंगल और पिंगल थी वो आदिकाल की मुख्य बोलियां थी, प्रमुख बोलियां थी। डिंगल कहाँ की थी? डिंगल जो थी वो राजस्थान की भाषा को बोला जाता था और पिंगल ब्रज भाषा को कहा जाता था। ठीक है, आदिकाल के बाद भक्ति काल में 2 मुख्य धाराएं मानी जाती हैं। ठीक है, आदिकाल के बाद फिर कौन सा काल आया? आदिकाल के बाद फिर भक्ति काल आया और भक्ति काल में भी इसकी भी 2 प्रमुख धाराएं मानी जाती थी। निर्गुण पंथ में कबीर। ठीक है, निर्गुण पंथ में कबीर आदि संत कवियों की ज्ञानाश्रियां शाखा और सूफी दर्शन पर आधारित प्रेमश्री शाखा, जिसमें कि कवि जायसी के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जो आदिकाल के संत हुआ करते थे, जो निर्गुण पंथ में कबीर, आप याद रखेंगे निर्गुण पंथ में कौन से कवि थे? कबीर और आदि संत। ठीक है, निर्गुण पंथ में कबीर आदि संत कवियों की ज्ञानाश्री शाखा और सूफी दर्शन पर आधारित प्रेमश्री शाखा, जिसमें कि कवि जायसी का नाम, ठीक है, कवि जायसी का नाम उल्लेखनीय है। सद्गुण भक्ति में 2 शाखाएं हैं। ठीक है, इसी तरह से सद्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं हैं। राम भक्ति शाखा, पहली कौन सी शाखा है? राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि तुलसीदास हैं। ठीक है, जो राम भक्ति शाखा है उसके मुख्य कवि कौन है? उन्हें तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, तो राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि तुलसीदास हैं और
कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि सूरदास हैं। ठीक है, और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास हैं। आप ये 2 लाइन याद रखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हैं? सूरदास हैं। और राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं। आपको पता होगा रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, तो जो राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? सूरदास हैं। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के कवि संत कहलाते थे। ठीक है, जो ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे वो संत कहलाते हैं। और प्रेमाश्री शाखा में और राम भक्ति शाखा की जो कृतियों में अवधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये प्रेमश्री शाखा है और राम भक्ति शाखा की जो कृतियां हैं जो लिखी गई हैं वो अब उसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। भक्ति काल के बाद 1650 के आसपास रीति काल का युग आया। भक्ति काल के बाद कौन सा काल आया? रीति काल। ठीक है, ये 1650 के आसपास आया रीति काल, जिसमें कि रीति काल का प्रारंभ हुआ है 1650 के आसपास। और रीति काल काव्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, जो रीति काल था वो काव्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। रीति काल में कविता करने की कला में प्रमुखता मिली है। ठीक है, जो रीति काल है उसमें कविता करने की जो कला थी उसमें उसको प्रमुखता मिली है। विभिन्न छंदों और अलंकारों का प्रयोग कवियों ने भाषा की अभिव्यक्ति को निखारा और प्रांजल किया है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न मतलब बहुत सारे अलग अलग विभिन्न छंद इसमें आए हैं। विभिन्न छंदों और अलंकार इसमें क्या हुआ? रीति काल में बहुत सारे छंद इस्तेमाल किए गए हैं और बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे छंद और अलंकार इसमें प्रयोग हुए हैं। कवियों ने भाषा की अभिव्यक्ति को निखारा है। ठीक है, कवियों ने भाषा की अभिव्यक्ति को कैसे निखारा है? उन्होंने छंद और अलंकारों का प्रयोग करके कवियों ने भाषा की अभिव्यक्ति को निखारा है और प्रांजल भाषा में अभिव्यक्ति की है। ठीक है, और इन्होंने प्रांजल भाषा में अभिव्यक्ति की है। रीति काल साहित्य की भाषा ब्रज थी और रीति काल के साहित्य की भाषा क्या थी? ब्रज थी। ठीक है, रीति काल के साहित्य की भाषा ब्रज थी। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की रचना खड़ी बोली में होने लगी थी। ठीक है, जो आधुनिक काल में हिंदी साहित्य खड़ी बोली में लिखे जाने लगे थे। ये बात आप याद रखेंगे कि आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की रचना खड़ी बोली में होने लगी। उस समय दिल्ली की मुगल सल्तनत के कारण हिंदी की सहभाषा उर्दू व्यापक प्रसार पा गई थी। ठीक है, उस समय क्योंकि आपको पता होगा कि मुगलों का शासन था तो इसलिए वहां उर्दू भी प्रचलित थी। इसी वजह से दिल्ली की मुगल सल्तनत थी दिल्ली में, इसी के कारण हिंदी की सहभाषा, ठीक है, हिंदी की जो सहभाषा थी वो उर्दू के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। उर्दू का भी व्यापक प्रसार होने लगा था। इसी कारण हिंदी भाषा भी व्यापक जनसंपर्क की भाषा बन गई थी और इसी कारण जो हिंदी भाषा थी वो भी व्यापक जनसंपर्क की भाषा बन गई थी। आधुनिक युग जनता के साहित्य का युग है। ठीक है, जो हमारा आधुनिक युग है वो जनता के साहित्य का युग है। ये चीज आप याद रखेंगे कि आधुनिक युग जनता के साहित्य का युग है। इस दृष्टि से खड़ी बोली शिक्षा और व्यापक जनसंचार की भाषा बनी। ठीक है, इसी तरह से जो खड़ी बोली थी खड़ी बोली इस दृष्टि से खड़ी बोली शिक्षा और व्यापक जनसंचार की भाषा बनी और साहित्य रचना होने लगी। ठीक है, और खड़ी बोली भी साहित्य रचनाएं की जाने लगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं आपके, जितने भी अभी तक 10 सालों में जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर इन्होंने पूछे हैं इस आपके सब्जेक्ट से BHDE
106 जितने भी क्वेश्चन आंसर हिंदी से आए हैं वो सारे आपको मैं करा दे रही हूँ। आप अच्छे से बस वीडियो देखकर जाइएगा 1 से 2 बार, आप अच्छे से लिख पाएंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th, हिंदी भाषा का प्रसार पूरे भारत में कैसे हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि हिंदी भाषा का प्रसार पूरे भारत में कैसे हुआ, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के प्रसार पर प्रकाश डालिए। आप एक चीज ध्यान रखिए कि हिंदी भाषा का प्रसार कैसे, घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए, आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रसार इतना शब्द आता है, कैसे भी आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, कैसे भी आता है। चलिए देखते हैं। आधुनिक युग में हिंदी भाषा व्यापक जनसंपर्क और प्रयोजनों की भाषा के रूप में उभर कर सामने आई, ठीक है। तो आधुनिक युग में जो हिंदी भाषा थी हमारी, वो व्यापक रूप से, ठीक है, विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से जनसंपर्क और प्रयोजनों की भाषा के रूप में उभर कर सामने आई। इस भाषा के व्यापक प्रचार के कारण देश के एक भाग के लोग दूसरे भाग के लोगों से इस भाषा के माध्यम से संप्रेषण और संपर्क कर सकते थे, ठीक है। इस भाषा की वजह से, इसके सहयोग से लोग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने वाले लोगों से संपर्क कर सकते थे, ठीक है। तो इस भाषा के व्यापक प्रचार के कारण देश के एक भाग के लोग दूसरे भाग के लोगों से इस भाषा के माध्यम से संप्रेषण और संपर्क कर सकते थे। इसकी जो विशेषता थी, इस विशेषता में भारतीय भाषाओं में दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है। इसकी जो विशेषता है अन्य भारतीय भाषाओं में दिखाई नहीं पड़ती। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में कदम रखते ही हिंदी की एक विशेषता को पहचाना, ठीक है। जब गांधी जी थे, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो रहा है तो मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से जब भारत वो लौटे, ठीक है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने जैसे ही भारत में कदम रखा अपना, तो उन्होंने हिंदी की इस विशेषता को पहचान लिया था, ठीक है, कि हमारे देश में हिंदी की क्या विशेषता है। उन्होंने हिंदी की इस विशेषता को पहचान लिया था। इस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो रहे थे। इस समय जो भारत में, आपको पता होगा उस टाइम जब गांधी जी वापस आए थे, उसके बाद कितने सारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए। पहले भी काफी विवाद चल रहा था, उनके आने से पहले भी स्वतंत्रता आंदोलन लोग चला रहे थे, है ना। तो ये जो आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो रहा था, ठीक है। तो उस समय जब गांधी जी वापस आए थे, उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी शुरू हो रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों में देश प्रेम की भावना को जगाना आवश्यक था, ठीक है। अगर स्वतंत्रता के प्रति अगर देशवासियों में देश प्रेम की भावना ही जिसमें नहीं होगी, वो आंदोलन नहीं कर सकता। तो उस समय का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों में, क्योंकि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो कुछ आंदोलन नहीं करना चाहते थे, तो लोगों में देशवासियों के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाना आवश्यक था। देश प्रेम के लिए साहस साधन के रूप में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के महत्व को पहचाना, ठीक है। तो गांधी जी ने उस टाइम देश प्रेम के लिए साहस साधन के रूप में, ठीक है, अगर जिसे जो भाषा आती नहीं होगी, समझ नहीं आएगी, अगर आप उसमें बात करेंगे तो वो ना तो आपकी बात समझेगा ना ही रुचि लेगा, ठीक है। तो हमारे देश में जिस भाषा में लोग बात करते थे, जिस भाषा को समझते थे, जैसे हिंदी भाषा थी, तो गांधी जी ने उस भाषा को अच्छे से समझा, पहचाना और साहस साधन के रूप में उस भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के महत्व को समझा और पहचाना है ही नहीं, उन्होंने प्रयोग किया उसमें। उन्होंने 1917 में,
ठीक है, मतलब गांधी जी ने 1917 के आसपास घोषित किया कि इतने बड़े देश में संपर्क की भाषा हिंदी ही हो सकती है। ठीक है, ये बात गांधी जी ने कही थी कि इतने बड़े देश में 1917 के आसपास जब गांधी जी वापस आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व को समझा, पहचाना और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये घोषणा की कि इतने बड़े देश में जनसंपर्क की भाषा हिंदी ही हो सकती है, हिंदी को ही होना चाहिए। और इस विचार के संदर्भ में उन्होंने ये भी अनुभव किया कि देश को जोड़ने के लिए लोगों को हिंदी से परिचित कराना आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने इस बात को भी समझा कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हिंदी भाषा से उनका परिचय कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य से उन्होंने 1917 में मद्रास दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार भाषा की स्थापना की और अपने बेटे देवदास गांधी को दक्षिण में हिंदी के प्रचार के लिए मद्रास भेजा। ठीक है, क्या काम किया गांधी जी ने 1917 में, ठीक है, 1917 में मद्रास से दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। उन्होंने किस सभा की स्थापना की थी? उन्होंने मद्रास से दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की और अपने बेटे देवदास गांधी को अपने बेटे को देवदास गांधी को दक्षिण में हिंदी के प्रचार के लिए मद्रास भेजा। ठीक है, हिंदी के प्रचार के लिए उन्होंने कहाँ भेजा था? मद्रास भेजा। 1917 के बाद कई मंचों पर और मुख्य रूप से कांग्रेस के अधिवेशन में बारंबार इस बात पर बल दिया कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी ने बार बार जोर दिया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, और देश के कोने कोने में हिंदी के शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए और देश के कोने कोने पर हिंदी भाषा का शिक्षण होना चाहिए, हिंदी भाषा के शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। इस श्रृंखला में गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद हिंदी विद्यापीठ, वर्धा हिंदुस्तानी प्रचार सभा, मुंबई आदि स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थापना होती गई। ठीक है, इसी कारण बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे कि गुजरात में विद्यापीठ, ठीक है, गुजरात में विद्यापीठ, अहमदाबाद में हिंदी विद्यापीठ, वर्धा हिंदुस्तानी प्रचार सभा और मुंबई में स्वैच्छिक संस्था की स्थापना की गई। देश के कोने कोने में हिंदी के प्रचार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। ठीक है, देश के कोने कोने में हिंदी के प्रचार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। अंग्रेजी के जमाने में हिंदी पढ़ना पढ़ाना भी एक प्रकार से सरकार विरोधी कदम था। ठीक है, जब उस समय आपको पता होगा अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो अंग्रेज हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने पर भी प्रतिबंध लगाते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के जमाने में हिंदी पढ़ना पढ़ाना भी एक प्रकार से सरकार विरोधी कदम था। ठीक है, और इस कारण हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों को बिना आर्थिक लाभ उनको कोई आर्थिक लाभ भी नहीं मिलता था उस समय, और कठिन परिस्थितियों में हिंदी का प्रचार करना पड़ता था और उन्हें हिंदी का प्रचार करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने प्रारंभिक स्तर से लेकर लोगों को हिंदी का ज्ञान दिया और कुछ संस्थाओं में उच्च स्तर तक हिंदी अध्यापन की व्यवस्था की गई। ठीक है, और उन्होंने बहुत सी जगह बिल्कुल बेसिक लेवल से हिंदी को पढ़ाया गया और कुछ जगह उच्च शिक्षा भी हिंदी में देने की व्यवस्था की गई। आज भी ये स्वैच्छिक संस्थाएं, ठीक है, आज भी बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, उसी रूप में कार्य कर रही हैं। आज भी बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाएं ऐसी हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं अपना। ठीक है,
ठीक है। इस समय देश में जो स्वैच्छिक संस्थाएं थी, ठीक है, उस समय जो देश में स्वैच्छिक संस्थाएं हुआ करती थी, इनकी परीक्षाओं को सरकार मान्यता देती थी, ठीक है, सरकार मान्यता देती है। इसमें शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हुआ करते थे, व्यक्तियों को अध्यापक की नौकरी मिल सकती थी, ठीक है। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं शिक्षण प्रशिक्षण के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करती थी, ठीक है। जो शैक्षिक संस्थाएं थी वो सिर्फ शिक्षण और प्रशिक्षण के अलावा भी दूसरे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करती थी, आयोजित किया करती थी। जिससे कि लोग रुचि से इस कार्यक्रम में भाग ले सकें, ठीक है, जिससे कि लोग रुचि से इस कार्यक्रम में भाग ले सकें। इन संस्थाओं की ओर से प्रकाशन कार्य भी होता था, ठीक है, इन संस्थाओं की तरफ से प्रकाशन कार्य भी होता था, जिससे स्थानीय संस्कृत हिंदी भाषा के माध्यम से अन्य प्रदेशों में उपलब्ध कराई जाती रही हैं, ठीक है, कराई जाती थी, जिससे कि स्थानीय जो संस्थाएं हुआ करती थी ना, हिंदी भाषा के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में भी उपलब्ध कराई जाती थी। आधुनिक युग में विश्वविद्यालय में अध्ययन के कारण हिंदी के शिक्षण और हिंदी में शोध पर बल दिया जाने लगा, ठीक है। जो आधुनिक काल जब आया, आधुनिक काल में जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विश्वविद्यालय में अध्ययन के कारण हिंदी के शिक्षण और हिंदी में जो शोध को बल मिला है। और स्वतंत्रता से पहले विश्वविद्यालय में हिंदी के उच्च अध्ययन की अधिक सुविधा नहीं थी, ठीक है। जो स्वतंत्रता से पहले जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे उनमें हिंदी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन आज देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्यापन होता है, ठीक है। आज तो देश के सभी जगह हिंदी भाषा को पढ़ा जाता है, उसका अध्यापन होता है, ठीक है। और देश के हर कोने में किसी न किसी कॉलेज शैक्षिक संस्थान में हिंदी सीखने की सुविधा मिलती है। हिंदी भाषा क्षेत्रों के कई विद्वान हिंदी के क्षेत्र में आगे आए हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी भाषा के क्षेत्र में आगे आए हैं और उन्होंने अपना योगदान दिया है हिंदी भाषा के क्षेत्र में, ठीक है। और प्रख्यात कवि उपन्यासकार हुए हैं, और हिंदी के पास हैं बहुत ज्यादा विद्वान प्रख्यात कवि और उपन्यासकार भी हुए हैं। क्षेत्रों के कई विद्वान हिंदी के क्षेत्र में आगे आए हैं और बहुत सारे विद्वान भी आगे आए हैं और प्रख्यात कवि उपन्यासकार जो हुए हैं। इसी तरह विश्वविद्यालयों में शोध की संभावनाएं बढ़ाने के कारण हजारों हिंदी भाषा क्षेत्रों ने हिंदी में शोध कार्य किया है, ठीक है। ये शोध कार्य अधिकतर तुलनात्मक साहित्यिक अध्ययन हुआ करते हैं, ठीक है। ये जो अलग अलग शोध हुए हैं हिंदी भाषा में, ये तुलनात्मक अध्ययन हुआ करते थे, तुलनात्मक साहित्यिक अध्ययन है। इस तरह हिंदी में भाषा साहित्य आदि के संदर्भ में अन्य क्षेत्रीय महत्व के विषयों और तुलनात्मक संदर्भों पर विपुल साहित्य तैयार हुआ है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें ये आगे बढ़ा है और इसमें तुलनात्मक संदर्भ पर विपुल साहित्य की तैयारी हुई है। हिंदी भाषा के प्रसार का एक मुख्य क्षेत्र सिनेमा जगत है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग है। हिंदी भाषा के प्रसार का एक जो मुख्य क्षेत्र है वो सिनेमा जगत है। शायद ही भारत का कोई क्षेत्र हो जहां हिंदी की फिल्में प्रदर्शित न की जाती हो, ठीक है। तो हमारे देश में तो हमें पता है, पूरी हमारे देश में ही क्या विदेशों में भी हिंदी भाषा क्षेत्र की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं और भारत में तो पूरे देश में हिंदी भाषा फिल्में देखी जाती हैं। हिंदी गाने देश के कोने कोने में पसंद किए जाते हैं, ठीक है। हिंदी गाने तो सभी सुनते हैं और गानों
में रुचि के कारण बहुत से लोगों ने यह भाषा सीखी है, क्योंकि गानों में उन्हें इंटरेस्ट था, उन्हें पसंद थे हिंदी गाने, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा भी सीखी है जिन्हें हिंदी नहीं भी आती थी। हिंदी के फिल्मी गाने का शौक भारत में ही नहीं, ठीक है, हिंदी के जो फिल्मी गाने हैं इनका शौक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर अफगानिस्तान, ठीक है, भारत के बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल आदि पड़ोसी देशों में भी होता है, ठीक है। ये हमारे देश की जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं, हिंदी गाने हैं, ये बाहर के देशों में भी देखी जाती हैं, जो भी हिंदी जानने वाले देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल आदि पड़ोसी देश हैं। हिंदी फिल्म के कारण लोगों में भारत के प्रति अनुराग की भावना पैदा हुई है, ठीक है। हिंदी फिल्में ही हैं जिन्होंने भारत में लोगों के प्रति अनुराग की भावना को विकसित किया है और भाषा के प्रसार को बल मिला है। हिंदी भाषा को आज भारत में जिस प्रकार से व्यापक स्वीकृति मिली है, ठीक है, हिंदी भाषा को भारत में जिस तरह से अब बहुत ज्यादा स्वीकृति मिल गई है, व्यापक स्वीकृति मिली है, और इस भाषा के व्यापक प्रसार के कारण लोगों में हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ा है, ठीक है, लोगों ने भी हिंदी भाषा के अपने ज्ञान को विस्तृत किया है, बढ़ाया है। यह बहुत चमत्कारिक है, ठीक है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, ये बहुत ही चमत्कारिक है। इस प्रसार में शैक्षिक संस्थाओं और सरकार के विभिन्न निकायों के अपने अपने स्तर पर योगदान किया है, ठीक है। इन संस्थाओं ने, शैक्षिक संस्थाओं ने और शैक्षिक संस्थाओं और सरकार के विभिन्न निकायों ने अपने अपने स्तर पर इन्होंने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है इसके प्रसार और, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की भूमिका पर चर्चा कीजिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि हिंदी की भूमिका की समीक्षा कीजिए, ठीक है। हिंदी भाषा पर की भूमिका पर चर्चा कीजिए या हिंदी भाषा की भूमिका पर की समीक्षा कीजिए। वर्तमान युग में हिंदी के महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रखें कि आपसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी भाषा की भूमिका पूछा जाता है, हिंदी भाषा की समीक्षा पूछा जाता है, आप इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसी को लिखेंगे। तो आपको बताया गया है इसमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा एवं संपर्क भाषा ही नहीं, ये हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा ही नहीं, अपितु यह युग युगों से भारत के एकात्म रूप की संरक्षिका भी है, ठीक है। हिंदी सिर्फ हमारी, यहाँ पे इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो हिंदी भाषा है वो हमारी सिर्फ हम इसे राष्ट्रभाषा या राजभाषा या संपर्क भाषा ही नहीं, बल्कि ये हमारे लिए युगों युगों से, ठीक है, युग युगों से मतलब बहुत पुरानी युग युगों से ये हमारी भारत के एकात्म के रूप में संरक्षिका भी रही है, संरक्षिका भी है। इस भाषा को हमारे विद्वानों, साहित्यकारों और कवियों, लेखकों, राजनीतिज्ञों आदि ने न केवल मान सम्मान दिया है, अपितु इसमें काफी साहित्यों का सृजन भी किया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारी हिंदी भाषा है इसे सिर्फ विद्वानों के द्वारा या साहित्यकारों के द्वारा, कवि और लेखकों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा केवल इसे मान सम्मान ही नहीं मिला है, अपितु इसमें काफी साहित्यों का सृजन भी हुआ है। हिंदी इस देश की संपर्क भाषा है, ठीक है। हिंदी जो है हमारे देश की संपर्क भाषा है। आमतौर पर देश के किसी कोने में मिलने वाले दो हिंदी भाषी आमतौर पर कार्यालय के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा से
संपर्क करते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम हिंदी जानते हैं, लेकिन आमतौर पर देश के किसी कोने में, आप देश के किसी हिस्से में जाते हैं जहां पर किसी भी कोने में जो लोग आपसे मिलते हैं वो कार्यालय के लिए या कामकाज की भाषा में हिंदी अंग्रेजी भले यूज करते हो, पर आमतौर में वो हिंदी में ही संपर्क करते हैं। ठीक है, मिलने वाले दो हिंदी भाषी आमतौर पर कार्यालय के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा से संपर्क करते हैं। ठीक है, ये कार्यालय के लिए भले वो हिंदी इंग्लिश यूज करते हो, पर आम बोलचाल में वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। और मान्यता सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और हमारे यहाँ जितने भी हिंदी सांस्कृतिक प्रयोजन होते हैं उन सब के लिए भी हिंदी भाषा ही प्रयोग में की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। संपर्क भाषा की इस भूमिका को हम राष्ट्रभाषा की भूमिका भी कह सकते हैं। ठीक है, संपर्क भाषा की जो हमारी भूमिका है इसको हम राष्ट्रभाषा की भूमिका भी कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा जोड़ने वाली भाषा है। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ये कैसी भाषा है? ये जोड़ने वाली भाषा है। देश के विभिन्न भागों के लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, ये देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। देश में भाषा के माध्यम से दो स्तरों पर संपर्क होता है। ठीक है, देश में भाषा के माध्यम से दो स्तरों पर संपर्क होता है। एक स्तर जन सामान्य की संपर्क, ठीक है, एक स्तर कौन सा है? जन सामान्य के संपर्क की भाषा है, जो अधिकारी निजी आधार पर संपन्न होती है। ठीक है, जो आधिकारिक रूप से जो संपन्न होती है। संपर्क का दूसरा आधार है विभिन्न केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच संपर्क। ठीक है, अलग अलग जो सरकार के कार्यालय हैं उनमें संपर्क करने की जो दूसरी भाषा है। तो संपर्क का दूसरा आधार क्या है? संपर्क का दूसरा आधार है विभिन्न केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच संपर्क। ठीक है, जो अलग अलग सरकारी कामकाज होते हैं उनके संपर्क की जो भाषा है हिंदी। जैसे किसी मंत्रालय के कार्यालय, किसी भी मंत्रालय जो कार्यालय भाषा है गुजरात और पश्चिम बंगाल में हो। ठीक है, किसी मंत्रालय का जो कार्यालय है वो किसी गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल में हो, तो इन तीनों कार्यालयों को एक दूसरे से संपर्क का माध्यम, एक दूसरे से इनको पत्राचार का माध्यम क्या होगा? पत्राचार से संपर्क करना पड़ता है। ठीक है, अगर कार्यालय अलग अलग राज्यों में हैं किसी मंत्रालय की, तो उन्हें संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें संपर्क करने के लिए पत्राचार का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यह संपर्क लोगों की अपनी पसंद या सुविधा का, ये पसंद लोगों की अपनी सुविधा हो सकती है, अपनी पसंद के निश्चित नहीं किया जा सकता। लोग ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पसंद है, वो पसंद है तो इससे आप निश्चय करेंगे। ठीक है, आप अपनी पसंद या सुविधा के आधार पर ऐसा निश्चय नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्रशासन संपर्क की भाषा का स्वयं निर्धारण करता है। ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है? ये प्रशासन करता है। ठीक है, इस प्रकार के संपर्क के अभाव में तमिलनाडु का उच्च न्यायालय, ठीक है, इस प्रकार के जो संपर्क का अभाव में बात की गई, बताया गया है यहाँ पे कि तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का न्यायालय पश्चिम बंगाल के न्यायालय से कट जाएगा। ठीक है, अगर एक समान भाषा नहीं होगी तो ये संपर्क में, ठीक है, अगर दोनों न्यायालयों के अभिलेख एक ही भाषा में हो, ठीक है, अगर दोनों न्यायालय के जो अभिलेख हैं वो एक ही भाषा में हो तो इनसे संपर्क करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो संपर्क करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। या थोड़ा सा उसमें स्कैनिंग में नहीं आ पाया लास्ट का, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संपर्क है, तो इनके संपर्क इनका क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों न्यायालयों के अभिलेख की भाषा एक ही होगी तो संपर्क करना क्या होगा? संपर्क करना आसान हो जाएगा। इसी दृष्टि से संघ के विभिन्न निकायों के बीच संपर्क के लिए
ठीक है। इसी की वजह से जो संपर्क की भाषा है, अलग अलग निकायों की संपर्क के लिए जिस भाषा को अपनाते हैं, ठीक है, जिस भाषा को अपनाया जाता है संपर्क के लिए, उसे देश की राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो एक कॉमन भाषा को अपनाया गया है देश के अलग अलग संपर्कों के लिए, उसे क्या कहा गया है, उसे देश की राजभाषा कहा गया है। आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी क्या है, राजभाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में राजभाषा है, थोड़ा मिटा हुआ है। तो आज जो हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों है वो कैसी भाषाएं हैं, वो राजभाषा है। हिंदी उस समय अकेली राजभाषा होगी जब देश के अन्य राज्य हिंदी, ठीक है, हिंदी कब अकेली हो जाएगी, अकेली राजभाषा हिंदी कब बन जाएगी, जब देश के अन्य राज्य अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने का निर्णय लेंगे। ठीक है, अगर देश का कोई राज्य अंग्रेजी को समाप्त कर देता है, अंग्रेजी को अपने कार्यालय में यूज नहीं करता है, तो हिंदी वहां की अकेली राजभाषा हो जाएगी। ठीक है, अकेली राजभाषा बन जाएगी जब देश के अन्य जो राज्य हैं वो अंग्रेजी का प्रयोग करने का निर्णय, अंग्रेजी का प्रयोग ना करने का निर्णय अगर वो ले लेते हैं, वो ये कहते हैं कि वो अंग्रेजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदी का प्रयोग करेंगे, तो उस समय हिंदी जो है हमारी अकेली राजभाषा रह जाएगी। राजभाषा की भूमिका में हिंदी के व्यवहार के लिए हमें कानूनी नियम की पुस्तकें, मैनुअल आदि विविध साहित्य चाहिए। ठीक है, तो राजभाषा की भूमिका में हिंदी भाषा है, हिंदी के व्यवहार के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारे अलग अलग चीजों को, अलग अलग मैनुअल्स को, पुस्तकों को और विविध साहित्य हमें चाहिए होंगे। ठीक है, इन साहित्यों की रचना समृद्धि बनाती है, क्योंकि ये साहित्य हैं हिंदी में, वो हिंदी को क्या करते हैं, वो हिंदी को समृद्ध बनाने का काम करते हैं और भाषा की क्षमता बढ़ाती है। ठीक है, इनसे हमारी भाषा की क्षमता भी बढ़ती है। राजभाषा की भूमिका के संदर्भ में उल्लेख कर सकते हैं जहां 1950 से लेकर जब सिर्फ अंग्रेजी देश की राजभाषा, जब 1950 से लेकर जब सिर्फ अंग्रेजी ही हुआ करती थी, सिर्फ अंग्रेजी देश की राजभाषा थी। ठीक है, 1950 से जब अंग्रेजी सिर्फ देश की राजभाषा थी, देश के लाखों कार्यालयों में काम करने वाले करोड़ों व्यक्ति इस भाषा से परिचित हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काम करने वाले लोग इस भाषा को उन्होंने जाना है, इस भाषा से परिचित हुए हैं और हिंदी के माध्यम से कई जगह काम होने लगा है। ठीक है, और हिंदी की ही वजह से बहुत सारी जगह काम होने लगा है। हिंदी एक साहित्यिक भाषा है। ठीक है, हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी एक साहित्यिक भाषा है। हिंदी भाषा में स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, हिंदी भाषा में स्वतंत्रता से पहले जो साहित्य रचा गया था, ठीक है, हिंदी भाषा में स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, वह एक प्रकार से प्रादेशिक साहित्य था। किस तरह का साहित्य था, वो प्रादेशिक साहित्य था एक तरह से। ठीक है, जो हिंदी भाषा में स्वतंत्रता से पहले साहित्य लिखे गए हैं उन्हें प्रादेशिक साहित्य कहा गया है। लेकिन आज हिंदी साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर रचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो साहित्य लिखे जाते हैं, अब जो साहित्यों की रचना की जाती है, वो अखिल भारतीय स्तर पर वो साहित्य रचे जाते रहे हैं। ठीक है, अब जो साहित्य लिखे जा रहे हैं हिंदी में, वो अखिल भारतीय स्तर पर लिखे जा रहे हैं। हिंदी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, हमारी हिंदी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है। हिंदी भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र, ठीक है, हिंदी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है वो महाराष्ट्र, सूरीनाम और ट्रिनाडा, ठीक है, ट्रिनाडा और गयाना, यहाँ पे ट्रिनाडा है जो आया नहीं है, ट्रिनाडा और गयाना, फिजी आदि देशों में बसे हुए भारतीय मूल के व्यक्ति करते हैं। ठीक है, ये जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, जो कि महाराष्ट्र और सूरीनाम, ट्रिनाडा, गयाना, फिजी आदि देशों में जो बसे हुए भारतीय हैं, ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। वे हिंदी भाषा का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं। वो हिंदी भाषा का प्रयोग किस रूप में करते हैं, वो हिंदी भाषा का प्रयोग मातृभाषा के रूप में
करते हैं और इस भाषा के माध्यम से साहित्य रचना भी करते हैं। ठीक है, और वो इसी हिंदी भाषा के ही माध्यम से साहित्य की रचना भी करते हैं। इस देश के हिंदी भाषी अपनी भाषाओं के माध्यम से रेडियो, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो रेडियो है, दूरदर्शन है या हिंदी भाषा के कार्यक्रम आते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा के जो कार्यक्रम है वो रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाते हैं। कई लोग विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वविद्यालय में जाकर भी हिंदी भाषा सीखते हैं, हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत में भी सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर में भी हिंदी के इस महत्व के कारण विश्व में लगभग 165 विश्वविद्यालय हिंदी भाषा के शिक्षण का आयोजन किया जाता है। ठीक है, दुनिया में भी हिंदी भाषा का विश्व में भी अध्ययन किया जाता है। विश्व के लगभग 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है, हिंदी भाषा सिखाई जाती है। इस देश के विश्वविद्यालय में हिंदी की व्यवस्था है। ठीक है, हमारे देश में भी हिंदी को पढ़ाया जाता है। जगह जगह विद्यालय हैं जहाँ हिंदी का बहुत ज्यादा महत्व है, प्रसार होता है और हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इस तरह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है। ठीक है, इसीलिए कहा जा सकता है कि जो हिंदी भाषा हमारी है इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका भी है। अतः हिंदी भाषा अनेक स्तरों पर विभिन्न देशों को भारत से जोड़ती है। ठीक है, और हिंदी भाषा जो है वो भारत को दूसरे देशों से भी जोड़ने का काम करती है। जी, तो ठीक है, तो हिंदी भाषा कितनी ज्यादा विस्तृत है। आपने देखा कि हिंदी भाषा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा का बहुत ही व्यापक इसका महत्व है, इसका इतिहास बहुत व्यापक है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके। ठीक है, इस वाले अध्याय के बाकी क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसको मैं यहीं खत्म करती हूँ क्योंकि काफी बड़ा हो रहा है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से वीडियो देखिए क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। हिंदी का एग्जाम मुझे लगता है 28 फरवरी को है शायद, है ना, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। थैंक यू।